भाई महेश सामोता जी के बेहतरीन प्रयासों के साथ पूरे टीम वर्क ने और प्रदेश के युवाओं ने मिलकर जो छात्र संविधान संवाद आयोजित किया है, शिक्षा के भविष्य के लिए, युवाओं के भविष्य के लिए और उस भविष्य को ऊंची उड़ान देने के लिए, हम सब के हौसलों को मजबूती देने के लिए हमारे बीच में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव, हम सब के आदरणीय श्री सचिन पायलट साहब हम सबके बीच में है। एक बार जोरदार तालियों के साथ में अभिनंदन कीजिए आदरणीय श्री सचिन पायलट साहब। विधानसभा में हमारे नेता प्रतिपक्ष सम्माननीय टीकाराम जूली जी, एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे नौजवान साथी विनोद जाखड़ जी, हमारे विधायकगण सुरेश जी, वीरेंद्र जी, अमीन कागजी साहब, अभिमन्यु पूनिया जी, मनीष जी, हमारे पूर्व विधायक इंद्राज जी, राकेश पारिक साहब, हमारी चौमू से विधायक शिखा मील जी, बालेंदु जी, अनिल चोपड़ा साहब, सुमित भागासरा जी, राकेश मीणा साहब, राहुल बाकर जी, भाई सामोता जी जिन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित किया, उत्तम जी, राहुल साहब, महावीर जी, संदीप जी, सभी जो मंच पे हमारे सामने बैठे हैं और आप सब लोग जो इस कार्यक्रम में आए। दोस्तों, अभी विनोद जाखड़ जी ने और टीकाराम जी ने बहुत विस्तार से पूरे मुद्दे को आपको समझाया। आप सब जानकार लोग हैं, सारी बातों को जानते हैं और मैं बधाई देना चाहता हूं सबसे पहले विनोद जाखड़ जी को कि उन्होंने शुरुआत करी छात्र संघ के चुनाव से, फिर प्रदेश में काम किया, प्रदेश के अध्यक्ष बने। अब राहुल गांधी जी ने उनको पूरे देश के नौजवानों की एक तरह से कप्तानी सौंपी है, छात्रों की, और वो पूरे देश में मैं देखता हूँ, मुझे लगता था मैं ही बहुत ज़्यादा घूमता हूँ देश में, लेकिन विनोद जी ने सारे टिकट खरीद डाले, चेन्नई से लेके लद्दाख तक और उत्तराखंड से लेके जयपुर तक, जगह जगह जाकर ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, नैतिक भी और हमारे पद की भी, कि हम जाएं, लोगों को जागरूक करें। और जो आंदोलन आज छात्र कर रहे हैं, ये आंदोलन कांग्रेस पार्टी का नहीं है, ये जो जनभावना है ये नौजवानों की है। अभी जूली जी ने बहुत जोशीला भाषण दिया और मैं जूली जी को बहुत लंबे समय से देख रहा हूँ। टीकाराम जी, आपने जब शुरुआत करी ज़िले में, फिर आप अध्यक्ष बने, जिला प्रमुख बने, मंत्री बने, और आज खरगे साहब और राहुल जी ने आपको जिम्मेदारी जो दी है, मैं लगातार देख रहा हूँ आपकी भाषण शैली और आपकी रिसर्च और जिस जज्बात से आप बातों को रखते हैं, उसमें आज बहुत ऊंचाई तक आप पहुँच चुके हैं। मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि टीकाराम जी में साथ काम कर चुके हैं। आप जब जिला अध्यक्ष थे तब मैं जयपुर में अध्यक्ष था और हमने मिलकर काम किया है। दोस्तों, बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं है, लेकिन दो चार मुद्दे जिनको उन्होंने भी उठाया, मैं सिर्फ एक अलग परिप्रेक्ष्य बताना चाहता हूँ। हमारे साथी ने कहा लोकतंत्र में असहमति कितनी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, इस पे लोगों के अलग अलग विचार हो सकते हैं। और कई बार हमें कहा जाता था कि हिंदुस्तान की संसद के अंदर, हिंदुस्तान की राजनीति में इतनी सारी पार्टियां हैं और हमारी आम सहमति नहीं बनती। चीन को देखो, वहाँ पे एक पार्टी का शासन है और कितना विकास हो गया, ये तुलना करते थे लोग। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब हमारे देश का निर्माण हुआ था तो हमारे यहाँ जो विभिन्नताएं हैं वो किसी और मुल्क में नहीं हैं, और हम सबको साथ रखने के लिए हर आवाज़ को सुनना बहुत ज़रूरी था। 47 के बाद जब नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, उनके लिए बड़ा आसान होता, एक ऐसी प्रणाली बनाओ चुनाव की जहाँ कांग्रेस ही 200 साल तक राज करे, लेकिन हमने सबको मतदान का अधिकार दिया, सबको संविधान के माध्यम से जो एक हौसला अफजाई हुई, उसी का परिणाम है कि आज देश इतना आगे पहुंच चुका है। लेकिन जैसा राहुल जी का भाषण में सुन रहा था कल देहरादून में, उन्होंने जो बात बोली, एक बार भी उन्होंने बीजेपी का नाम नहीं लिया, उन्होंने कांग्रेस का नाम नहीं लिया, उन्होंने सरकार की आलोचना नहीं करी। उन्होंने कहा कि हमारे देश में धीरे धीरे जो व्यवस्था बन गई है वो लोगों का पैसा चूसने की मशीन बन गई है शिक्षा के विभाग में, और उसके ऊपर अन्याय हो रहा है। आप कोचिंग करो, ट्यूशन करो, किराया दो, मेस का किराया दो, खाने का, किताबों का, लाखों रुपए गरीब परिवार अपना पेट काट के उस पूंजी को अपने बच्चे बच्चियों के भविष्य की लगाता है। उसके बाद पेपर लीक हो जाता है, फिर कैंसिल होता है। और कई बार जैसे सीबीएसई में हुआ, जो पेपर चेक करते हैं वो ऑनलाइन मार्किंग कर रहे हैं, उसमें पेपर बच्चे ने लिखा क्या है, नंबर कुछ और आ रहे हैं। तो अगर 2, 10, 20 के साथ होता है तो बाकी लाखों बच्चों को लगता है कि भाई क्या विश्वास हमें है इस व्यवस्था के ऊपर कि हमारा पेपर ठीक चेक हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
और जो पेपर लीक, अभी सवाल एक हमारी छात्रा ने किया, पेपर लीक कोई एक छात्र या किसी 10 अधिकारियों के माध्यम से नहीं हो सकता। ये एक सिंडिकेट बन जाता है, इसमें सब इन्वॉल्व रहते हैं और छोटे मोटे कर्मचारियों के बस की बात नहीं है। ये तो बड़े स्तर पर, मैं नहीं कह रहा हूं उनकी मिलीभगत है, लेकिन जानकारी के अभाव में इतने बड़े स्तर पर कोई पेपर लीक नहीं कर सकता। और जो ऊपर बैठा संरक्षक है वो ही अगर इस काम को होने दे, उनकी नाक के नीचे हो रहा है और उनको जानकारी नहीं है, तो और भी बड़ा पाप है। आपके पास जिम्मेदारी इस बात की है कि निष्पक्ष पारदर्शी आप परीक्षा कराएं, और बच्चों को वैसी नौकरियां बहुत कम हैं। आज मैं देखता हूं MA, AA छात्र छात्राएं पास होकर क्लास 3rd क्लास की, 4th क्लास की नौकरी के अप्लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि देश में ऐतिहासिक बेरोजगारी है। मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूं महंगाई कितनी है, किसानों का क्या हाल है, मध्यम वर्ग का क्या हाल है, पेट्रोल डीजल के क्या दाम है, वो आप सब जानते हो। लेकिन मुद्दा यह है कि जवाबदेही किसकी है। नीट का पेपर पिछली बार लीक हुआ, CBI की जांच हो गई, CBI ने किसको जेल में डाला, किसका इस्तीफा हुआ, वो जांच की रिपोर्ट है कहां, किसी को मालूम नहीं। तो हेडलाइन मैनेजमेंट, एक नया सुगुफा छोड़ दो, लोगों का ध्यान वहां डाइवर्ट कर दो, ये तो इंतजार करते हैं मुद्दा जैसी ठंडा पड़े किसी और मुद्दे को लेकर आ जाओ। लेकिन ये छात्र घर में 1 या 2 हो सकते हैं, लेकिन भविष्य पूरे परिवार का रहता है। ऐसा कोई बाप नहीं है, ऐसी कोई माँ नहीं है जो नहीं चाहती कि हमारे बच्चे हमसे आगे बढ़ें। चाहे वो रिक्शा खींचता हो, ठेला लगाता हो, नौकरी करता हो, नेतागिरी करता हो, हर माँ बाप चाहेगा कि मेरा बच्चा बच्ची मुझसे आगे जाएं, मुझसे अच्छी उनको तालीम मिले, शिक्षा मिले। शिक्षा के लिए लोग अच्छा स्कूल ढूंढते हैं, ट्यूशन कराते हैं। लेकिन राजस्थान में, जैसा मैंने पहले भी कहा, चिकित्सा और शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट्स हैं। अगर कोई सरकार गर्भवती महिलाओं को मरते हुए देख सकती है, कोई सरकार छोटे बच्चों को छत से दबता हुआ मरता हुआ देख सकती है, तो सरकार से हमें उम्मीद नहीं करनी चाहिए। लेकिन देश में आज जो माहौल बना है, ये हमारी देन नहीं है। हम तो विपक्ष में बैठे 12 साल से केंद्र में और 2.5 साल से इस प्रदेश में। लेकिन जो लोग चिल्ला चिल्ला कर बोलते थे, महंगाई, करप्शन, बेरोजगारी, आप में से कितनों को पता है कि आज देश में जो लोकपाल है उसका नाम क्या है? किसी को मालूम है कौन है हिंदुस्तान का लोकपाल, या प्रदेश का कौन है? उस पर पूरे देश में मनमोहन सिंह जी को क्या क्या लोगों ने नहीं कहा। आज वो भला आदमी दुनिया में नहीं है। मुझे सौभाग्य रहा कि मैंने उनके साथ काम किया। उनसे नेक और ईमानदार और सहनशील आदमी कोई नहीं हो सकता। मनमोहन सिंह जी को सदन के अंदर क्या क्या बोला गया हमने सुना उस बात को, लेकिन आज दुनिया याद करती है। आज के दिन अच्छे दिन है या मनमोहन सिंह जी वाले अच्छे दिन थे? उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। 10 सालों में देश की आर्थिक व्यवस्था, देश में सबको साथ लेकर चलना, कोalition सरकार को लेकर चलना, हमारी परमाणु करार से लेके तमाम भर का जो कानून बने, नरेगा से लेके सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, ये सब कांग्रेस सरकार ने बनाए। मैं कल गांव में गया, मैंने पूछा भाई नरेगा के क्या हाल है? कैसा? वो तो बिल्कुल काम खत्म, नाम बदल दिया और कार्यक्रम ठप। 2-3 दिन पहले मैं बांसवाड़ा में था, सारा क्षेत्र आदिवासी भाई बहनों का है। नरेगा से मजदूरी कौन करता है? कौन सेठ साहूकार जाके तसला मट्टी पटकता है? गरीब लोग जाते हैं, जिनको कमाई के लिए 100-200 रुपये अतिरिक्त मिल जाए जेब में डालने के लिए। नरेगा बंद कर रखी है। जो अच्छे काम हम करके गए थे उनको समाप्त कर दिया। और आज ऐसा माहौल बन गया कि एथेनॉल हम पे थोपा जा रहा है। अरे भाई हमको नहीं डलवाना पड़ेगा। गाड़ी मोटरसाइकिल इंजन ठप हो रहे हैं, इन्हें कोई परवाह नहीं। ये जो काम हो रहे हैं ये क्यों करे जा रहे हैं? उनको पता है चुनाव आएगा, परिसीमन करवा देंगे। जो नेता ज्यादा बोल रहा है उसकी सीट आरक्षित करवा देंगे, और कोई ज्यादा ही बोल रहा है तो 2-5 दिन हवालात में पड़वा देंगे। ये जो सरकार का काम करने का तरीका, मैं इसलिए बता रहा हूं कि नौजवानों को समझना पड़ेगा। चुनाव की हार जीत ही
इन लोगों का भविष्य है और कोई मापदंड नहीं है। जैसा टीकराम जी ने कहा, जो विरोध करना चाहता है, हमारे देश में पहले आंदोलन हुआ करते थे, सरकार किसी की भी हो, नेहरू जी की हो, इंदिरा जी की हो, मनमोहन सिंह जी की हो, एक लेबर मूवमेंट होता था, स्टूडेंट मूवमेंट होता था, लोगों से संवाद होता था, लॉन्ग मार्च निकाले जाते थे, हमारे कम्युनिस्ट भाई बहन निकालते थे, अलग पार्टी के लोग निकालते थे, एक संवाद होता था। कोई विपक्ष नेता कुछ बोलता था, उससे पूछा जाता था, उससे एक संपर्क साधा जाता था। आज जिस प्रकार वांगचुक जी को उठाकर ले गए, वो लद्दाख का रहने वाला है। वो किसके लिए भूख हड़ताल में बैठे थे? देश में व्यवस्था बेहतर हो जाए, इसलिए बैठे थे। ये सरकार का कायराना कदम था, कायरता का प्रतीक है। आप किसी आदमी के भूखे रहने से इतने घबरा जाओ कि आपको कम्बल में डाल के उनको उठा के ले गए, मतलब आप संवाद करना नहीं चाहते, आप नाक ऊंची कर बात करना चाहते हो। मुझे लगता है जो मुद्दा राहुल जी ने उठाया छात्रों को लेकर, पूरे देश में हम उसको आगे ले जाना पड़ेगा शांतिप्रिय तरीके से। दबाव झेलने का इस सरकार का कोई सरोकार नहीं है। और भाषण क्या देते थे? ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अभी जूली साहब अयोध्या में आपने जिक्र किया, वो ट्रस्ट के चेयरमैन हैं अयोध्या राम मंदिर के। वो तो चुनाव जीत के नहीं आए, उनको तो अपॉइंट किया है ना। अब नाम क्या है उनका? चंपत राय। पूरा चंदा चंपत कर गए और कोई पूछने वाला नहीं है। मैं पिछले दिनों आगरा गया था कार्यक्रम करने के लिए। मैंने कहा भाई आप यूपी के लोग हो, वहाँ क्या रहा है चंदा चोरी का? कहता भाई FIR हो गई। किसके खिलाफ हुई है? एक ड्राइवर, एक चपरासी और एक बाबू। और उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया। जिन्होंने चंदा चोरी अपने सामने होते हुए देखी या करी, मैं नहीं जानता हूं, उनका बाइज्जत इस्तीफा स्वीकार किया, उनको बर्खास्त नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और दिल्ली के जो सत्ताधारी लोग हैं, लगता है तगड़ा खिंचाव है वहां पे। और ये खबर जो बाहर आई है चंदा चोरी की, ये कोई खुफिया तंत्र है जिसने बाहर निकाली है खबर। हमने तो आटिया लगाया नहीं था, और ना किसी पत्रकार की इतनी हिम्मत है जाके वहां पे जांच कर ले। जो भी हो, लेकिन भगवान राम के नाम पर जो व्यक्ति श्रद्धा से अपनी हैसियत के हिसाब से 2 रुपये, 5 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये हम चंदा क्यों देते हैं? पुण्य का काम करते हैं, किसी का भला होगा, मंदिर का अच्छा निर्माण होगा, गरीब की सेवा होगी। उस पैसे को आप चोरी कर लो। जिस भगवान राम के नाम पर आपने राजनीति करी 25-30 साल तक, उस चंदे की चोरी कर लो, इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता। लेकिन कोई जवाब नहीं आया, वहां कोई जवाब नहीं। सोनम वांगचुक 20 दिन भूखे रहे, हड़ताल करी, उनसे कोई जवाब नहीं। उनको डाला, कंबल उठा के ले गए। किसी भी हद तक जाने को तैयार है। इतने बच्चों जिनको आज हमने श्रद्धांजलि दी है, ये किसके बच्चे थे? इस देश के नागरिकों के बच्चे थे। वो अपनी जान लेने के लिए विवश। कल्पना करो, कोई बच्चा अपनी जान लेने के लिए मजबूर हो जाए, उस परिवार पे क्या बीतती होगी। ये डंडे के जोर पे लोगों को चुप कराना चाहते हैं। ये जो वर्दी वाले लोग, इनके बच्चे नहीं है क्या? हमारे फौजी हैं जो हमारी सरहद में रक्षा करते हैं, उनके बच्चे पोते नहीं हैं? जब आदमी का घमंड और अहंकार इस सीमा पर पहुंच जाए, उन्हें कोई परवाह नहीं है। प्रधानमंत्री दुनिया में हर देश में घूम के आते हैं, मेडल लेके आते हैं, कोई पुरस्कार मिल जाता है उनको। लेकिन यहां देश में क्या हो रहा है? नौजवान इस देश का भविष्य हैं। और मेरी बात याद रखना, ये जो नौजवान देश हमारा है, ये हमेशा नौजवान नहीं रहेगा। हमारी जो संख्या है, हमारी जो जनसंख्या है 140 करोड़ है, और जो युवा वर्ग है, बहुत बड़ा वर्ग युवाओं का है। लेकिन 20 साल के बाद जब उम्र बढ़ेगी, तो रोजगार वाले पाने लोगों की जो संख्या है वो कम होती रहेगी। जो बुजुर्ग हैं, जिनको मदद की ज़रूरत है, जिनका स्वास्थ्य खराब रहता है, वो बहुत बड़ा बोझ है। पूरे यूरोप में, जापान में जो वृद्ध लोग हैं, उनकी संख्या बढ़ गई है, काम करने वाले लोग नहीं हैं। हमें आज सोचना पड़ेगा, अगर ये 10-15 साल हमने गंवा दिए और सार्थक रोजगार बच्चों को, नौजवानों को नहीं दिया, तो आने वाले 20 साल के बाद बहुत बड़ी दिक्कत पैदा होगी, सामाजिक दिक्कत पैदा होगी। हमारे देश में बीमा, सोशल सिक्योरिटी नहीं है। हमारा घर परिवार ही है, पड़ोसी रिश्तेदार हैं जो देखभाल करते हैं हमारी। इन सब बातों के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। हम सब इस अभियान से जुड़े हुए हैं। आज कोई चुनाव नहीं है, कोई वोट नहीं पड़ रहे, लेकिन नौजवान हमारे देश के जो बच्चा बच्ची हैं, वो किसी जाति बिरादरी के हों,
हमारी अमानत है। और मैं बार बार सालों से बोलता आया हूं, इस देश में किसी को अधिकार नहीं है, कोई नेता हो, अभिनेता हो, अधिकारी हो, पूंजीपति हो, कोई भी हो, देश के नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को नहीं है। आप राजनीति करो, वोट मांगो, अलग बात है, लेकिन जवाबदेही तय होनी पड़ेगी, पारदर्शिता लानी पड़ेगी। इतने सारे पेपर लीक होने के बाद कोई बयान नहीं, कोई गिला शिकवा नहीं, कोई माफ़ी नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, ऐसा नहीं चल सकता। और ठीक कहा, संविधान बहुत बेहतर है हमारा, लेकिन अम्बेडकर जी ने कहा था संविधान हम कितना बढ़िया बना लें, लेकिन अगर चलाने वालों के नियत में खोट आ गया तो एक कागज की किताब कुछ नहीं कर सकती। इसीलिए राहुल गांधी जी और खड़गे साहब, हम सब इस संविधान को अपना धर्म मानते हैं। संविधान से देश चलता है, कानून से देश चलता है। अभी जैसा आप कहा जूली जी ने, ये 240 सांसद बीजेपी के पास हैं और नायडू जी, नीतीश कुमार के सांसद मिला के सरकार चल रही है। गठबंधन की सरकार है, लेकिन अपने बिल पास कराने में कोई दिक्कत नहीं आती। तो ये बीच में ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि शिवसेना, टीएमसी, आम आदमी पार्टी और एनसीपी, इन सारे सांसदों को आप लेकर आ रहे हो अपनी तरफ। ये लोग संसद के अंदर एक मैन्युफैक्चर्ड मेजॉरिटी बनाना चाहते हैं, जो मेजॉरिटी जनता ने नहीं दी 24 में। एक मैन्युफैक्चर्ड मेजॉरिटी बनाकर गैर कानूनी तरीके से, गैर संवैधानिक तरीके से परिसीमन लाना चाहते हैं। परिसीमन करने का सिंपल सा क्राइटेरिया है साथियों, पहले जनगणना होती है, फिर परिसीमन का आयोग बनता है, आयोग की सिफारिश होती है और फिर सरकार लागू करती है, पार्लियामेंट के थ्रू लागू करती है। ये जनसंख्या होना देना चाहते ही नहीं है। जनसंख्या होगी, आंकड़े आएंगे, असलियत सामने आएगी, लोग डिमांड करेंगे, तो जनगणना से पहले ये सांसदों को इधर उधर कर कर परिसीमन का विधेयक पारित कराना चाहते हैं। इनका ध्यान इस पे नहीं है कि कितने बच्चे हमारे परेशान हो रहे हैं, अपनी जान लेने के लिए विवश हो रहे हैं। इनको तो अपना राजनीतिक सिद्ध जो अपना मकसद है वो साधना है। इसलिए देश नौजवानों का है, भविष्य आप लोगों का है। हम सब आपके साथ खड़े हैं, राहुल गांधी जी हों, हम सब लोग हों, पूरे देश के लोग नौजवानों के साथ खड़े हैं। हम सिर्फ न्याय चाहते हैं, हम जवाबदेही चाहते हैं। और ये कितना भी लोगों को परेशान करें, आंदोलन को रोकने की कोशिश करें, हम नौजवानों के साथ खड़े रहेंगे। विनोद जी, हमारे तमाम साथी यहाँ मौजूद हैं। हम सब पूरे देश प्रदेश में जा रहे हैं, लोगों को हिम्मत बना रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी बनती है। देखो, चुनाव में क्या होगा, सरकार किसकी बनती, बात की बातें हैं, लेकिन आज मौका है। हमारी नैतिक जिम्मेदारी है विपक्ष के नाते भी और इस देश के नागरिक होने के नाते कि नौजवानों के साथ खड़े रहें। आप सब हिम्मत के साथ सरकार से लड़ते रहें और अंत में जीत नौजवानों की होगी, जीत इस देश के लोगों की होगी, जीत आप लोगों की होगी। मैं तो सामोदा जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने बुलाया, हम सबको संवाद का समय दिया। इसी प्रकार के कार्यक्रम और हम करते रहेंगे। लेकिन राजस्थान में अंत में इतना कहना चाहता हूं, राजस्थान में सरकार जो चल रही है, यहाँ सरकार बोलती है कि किसान तो साल में 20 दिन काम करता है। अब मुझे पता नहीं कौन से किसान आके मिल गए और कहा मुख्यमंत्री जी को कि हम तो 20 दिन काम करते हैं। मैं भी गांव में घूम के आया, ना खाद है, ना डीएपी है, ना यूरिया है, और हर तरफ से किसान पिस रहा है। नौजवान आक्रोशित है, मध्यम वर्ग परेशान है और किसान को कोई उपाय नहीं दिख रहा। पूरे प्रदेश में जो हालात बने हैं, सिर्फ ये अखबार, विज्ञापन, होर्डिंग, झंडा, बैनर, पोस्टर से अपना काम चला रहे हैं। हकीकत में धरातल में सरकार की गवर्नेंस नहीं है। आप लोग संतोष रखो। और जैसा भी सब ने कहा, 2.5 साल के बाद चुनाव है और हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुटता से लगी हुई है। जनता के बीच हम जा रहे हैं, माहौल हमारे पक्ष में है। और जो जो आपकी उम्मीदें हैं, अभी एक साथी ने कहा, केस के बारे में कहा, पेपर लीक के बारे में कहा, कांग्रेस का शासन जब बनेगा राजस्थान में, सबसे पहली प्राथमिकता हमारी नौजवानों की रहेगी, उनके भविष्य की रहेगी, इस प्रकार के अपराधों को रोकने की रहेगी। एक बार पुनः आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर आए, हमारी बात को सुना। जय हिंद, राम राम सा।